हेलो मेरी क्लास 11 के जेन वी एस्पिरेंट्स। तो आज बारी है एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी एसएसटी से रिलेटेड, टॉप 20। ठीक, तो वन बाय वन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें देखने को जो मिलेगा उस पर बात करते हैं। ये रहा पहला। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड मेनली ऑन, सत्याग्रह का आइडिया किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस पर बेस्ड था? यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, मॉरल प्रेशर और नॉन वायलेंस। तो आपको यहाँ पर वर्ड दिख गया, नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस का ही रास्ता जो था वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह से था, मतलब सत्य के लिए आग्रह, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं। बी करेक्ट है इसका। टू पर चलो। विच फैक्टर मेनली हेल्प द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में, यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसको स्प्रेड करने में इंडिया में किसने सबसे ज्यादा रोल, किसका मेन रोल प्ले रहा? ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से ऐसा हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड प्रिंट कल्चर, ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेंशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका भी आंसर हमारे पास बी होगा। क्यों? क्योंकि रेलवेज के आने से लोग कम्यूट होने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना लोगों को आसान हो गया। ठीक है, अलग अलग मतलब जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो नए नए विचार हमें मिलते हैं और हम शेयर भी करते हैं, राइट। यही होता है, नए पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलते हैं और हम उनको वही शेयर करते हैं। प्रिंट कल्चर की मैं बात करूं तो प्रिंट मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू लोगों पर जो क्या नाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो दबाव था या फिर जो भी चीजें गलत हो रही थी उसको लोगों ने लिख करके, है ना, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। ठीक, तो ये एक बड़ा रीजन बना, एक बड़ा रोल प्ले किया इसने। ठीक है जी। रिवर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन बिहार, बिहार में फ्रीक्वेंट फ्लड्स के लिए इसमें से कौन सी जो रिवर है वो रेस्पॉन्सिबल है? गंगा, गंडक, सोन या कोसी? कोसी, बिहार का शोक भी बोलते हैं इसके, सोरोज ऑफ बिहार। ठीक है, इस कोसी नदी को बोलते हैं। तो डी करेक्ट है। ठीक है, तैयार आगे क्वेश्चन के लिए? चलो बहुत अच्छा। ब्लैक सॉइल पूछ रहा है, ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, क्यों? रीजन देना है कि ब्लैक सॉइल कभी कभी ऐसे बेसिकली भी पूछ लेता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पूछा है कि रीजन क्या है। इट इज सैंडी एंड लूज, इट हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट इज रिच इन कैल्शियम, इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट। तो इट हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो कि कॉटन के लिए जरूरी है। ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर बेस्ड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से एकदम सही है? चलो देखते हैं भाई कौन सा सही है। रूल बाय रिचेस्ट पीपल, अगर रिचेस्ट पीपल के द्वारा रूल किया जाएगा तो वो तो ओलिगार्की होती है और वो भी फ्यू पीपल्स आर देयर। रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा आंसर होगा। रूल्ड बाय द आर्मी, रूल्ड बाय द हेरिडेटरी किंग, तो हेरिडेटरी किंग मोनार्की में हो जाता है, ये मिलिट्री वाली रह जाती है, क्या नाम है, गवर्नमेंट। फिलहाल हमारा आंसर बी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि डेमोक्रेसी के अपने दो पोर्शन, दो पार्ट रहते हैं, एक तो डायरेक्ट, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो मतलब जिसमें हम डायरेक्टली चुन लेते हैं, राइट। लेकिन जो हमारी इनडायरेक्ट होती है इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि इसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, यानी दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते। रिन्यू मतलब यूज करके दोबारा यूज कर पाए। विंड को कर सकते हैं क्या? सोलर एनर्जी को कर सकते हैं, कोल को, वाटर को। तो इसमें से कोल है जिसको हम, जो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। क्या नहीं है? रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है जी। रॉलेट एक्ट की पूछ रहा है, वॉज अपोज बिकॉज, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया क्यों? टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से, अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल, या इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट फार्मिंग, प्रमोट ब्रिटिश एजुकेशन। तो ब्रिटिश एजुकेशन या फोर्स फार्मिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। रॉलेट एक्ट सीधे सीधे आपको विदाउट ट्रायल अरेस्ट करने की मतलब गवर्नमेंट को वो छूट दे रहा था, है ना, 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के किसी भी एक्टिव मतलब जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, पॉलिटिशियन जो एक्टिव थे या फिर जो भी मूवमेंट से रिलेटेड तो लोग थे जो एक्टिव थे, एक्टिव फॉलोअर्स थे, उनको वो जेल में डाल सकते थे। ठीक है, ये इसको ब्लैक लॉ बोला गया बाद में आगे चलकर। ठीक है, चलो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ रहा है, पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, कितने स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 से होता है। और हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब गुजरात से। ठीक है, गुजरात से होकर जाता है ये, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, और झारखंड, और
इधर छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ भी। वेट, छत्तीसगढ़ और बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर उधर आप त्रिपुरा और फिर इधर मिजोरम। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है गुजरात 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे हो गए। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, कौन सा फीचर मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक? इसमें से किसने, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने उसको डेमोक्रेटिक बनाया, किसने? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ यही, ये जो लॉ है ये पॉलिटिकल लॉ, एक तरीके से पॉलिटिकल राइट है, एक तरीके से पॉलिटिकल राइट है सिटीजन को मिला हुआ। और ऐसा पॉलिटिकल राइट जो ये कहता है कि आपके पास अगर आप 18 इयर्स या फिर उससे ज्यादा के हो और आप इंडियन सिटीजन हो तो आप वोट कर सकते हो, और हर किसी के वोट की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, हर किसी के वोट की वैल्यू 1 ही होगी। मान लीजिए मैंने वोट दिया और प्राइम मिनिस्टर ने वोट दिया, तो दोनों के वोट की वैल्यू 1 है, किसी की भी 2 नहीं हो जाएगी। ठीक, चलो तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि भाई सभी को, हाँ, और किसी भी बेसिस पर, इस एक और इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी बेसिस पर आपके साथ इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना, सिंपल। ठीक है, ओके। सेक्टर दैट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने लास्ट भी क्वेश्चन कराया वहां पर भी था, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात लिखिए सर्विस। सर्विस सेक्टर हमारा जो होता है वो टर्शरी सेक्टर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है सेकेंडरी में और प्राइमरी तो स्टार्ट वहां से बिगिनिंग ही होती है, तो टर्शरी सेक्टर इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहना चाहिए, और इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। डन, बहुत बढ़िया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बिगन विद बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, सॉल्ट सत्याग्रह, चौरी चौरा इंसिडेंट या इंडियन क्विट इंडिया। सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सिविल डिसोबीडिएंट होने से पहले उन्होंने एक 11 डिमांड लेटर भेजा था इरविन को, किसने? महात्मा गांधी ने। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी ना वो सॉल्ट के लिए थी कि आपने सॉल्ट पर क्यों टैक्स लगा दिया। सॉल्ट जैसी बेसिक नीड जो चाहे पुअर हो चाहे कोई रिच, दोनों बराबर यूज करते हैं, तो आपने उस पर टैक्स क्यों लगाया बेसिक सी चीज पर? तो वहां से स्टार्ट हुआ सॉल्ट सत्याग्रह से ये सिविल डिसोबीडिएंट की अब बेसिकली हम चीजों को मानेंगे नहीं। ठीक है, चलो। Which climate condition favor the cultivation of tea? Cool and dry climate, high temperature, low rainfall, warm climate, heavy rainfall, cold climate, snowfall। तो सी लगा देंगे। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, जुडिशियल रिव्यू इंडिया में किसके पास है? ओके, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जुडिशियल रिव्यू की जो मतलब एक अथॉरिटी है काइंड ऑफ, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, वो वापस से चीजों को रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देख, दोबारा किसी भी लिए हुए डिसीजन पर वापस से उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक पेरेंट्स जैसा, एक गार्जियन जैसा वर्क करता है। ठीक है, उसको इंटरप्रेट करने का काम करता है कि हाँ जो चीजें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उसको बताने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करता है कि आपने चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं की है। ठीक है, कि आपको इस पर काम करने की जरूरत है या फिर आप इनको चेंज करो, ऐसी चीजें जो है ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ठीक है, जुडिशरी का हमारी रहता है। बात क्लियर है? चलो आगे चल सकते हैं। Which of the following is used to compare the economic development of the country? ठीक है, इसमें से कौन सा जो मेजर है, ठीक है, कौन सा जो मेजर है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताने के लिए है, कंट्री, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन साइज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अच्छा, तो लिटरेसी रेट से मतलब यहाँ पर सीधे सीधे इस बात से है कि जितने भी कंट्री में जितने लोग हैं, ठीक है, वो कितने पढ़े लिखे, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इस बात की बात हुई है यहाँ पर। ठीक, पर कैपिटा इनकम सीधे सीधे रुपीज से है। ठीक है, कि पर पर्सन की जो इनकम है किसी कंट्री में वो कितना है, यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक, मतलब अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, यानी कि एवरेज इनकम, कहीं ना कहीं मैं से एवरेज इनकम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो सीधा सीधा हमारा जो
मतलब कह सकते हैं इंटेंशन है वो इसी साइड है, ठीक। क्योंकि फिर बचता है पॉपुलेशन साइज, तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉपुलेशन साइज का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो लिटरेट नहीं है तो और भी नहीं लेना देना, ठीक है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहती है वो सीधे सीधे हेल्थ के बारे में बात है, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां की हम कह सकते हैं ज्यादा अच्छी होगी जहां की हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो माना गया है वो पर कैपिटा इनकम को ही माना गया है ना, बेसिकली। और कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम की बात वर्ल्ड बैंक ने की थी, कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पर, हमें आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो वहां लिखा था कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भाई हमें इनकम के बेसिस पर भी, इनकम के बेसिस पर ही हम किसी कंट्री को डेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री की कैटेगरी में रखेंगे, और वहां पर कुछ बेसिक आंकड़े दिए गए थे डॉलर, ठीक है, कि स्पेसिफिक इतने डॉलर की अगर किसी की पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की तो हमको डेवलप बोलेंगे, और इससे कम है तो अंडर डेवलप बोलेंगे, ठीक है। बट चीजें आगे बढ़ी तो ये एहसास किया गया, ये समझ में आया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम से आप दो कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके बाद फिर बाकी की चीजें जो लिखी, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर इनको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके लिए आपके में हरियाणा, केरला और एक और स्टेट का एक एग्जाम्पल दिया, आप उसको जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक में ही है, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो किस ऑफिशियली कब अडॉप्ट की गई? 29, मेरे से आंसर ही निकल गया मुंह से, 29 ही है वैसे, 1920, 27, 35, 29, तो 29 को ही ये पूर्ण स्वराज का ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया, कि हमें हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जैसा आज कंट्री है हमारा इंडिया, कि उसको अपने काम को करने के लिए किसी दूसरी कंट्री से पूछना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही वाली चीज सोवरेनिटी कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर को बोलते हैं, तो वही कहीं ना कहीं ये पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन में इस चीज को अडॉप्ट किया गया था, पूर्ण स्वराज को, 1929, ठीक है। लाहौर अधिवेशन याद रखें, कांग्रेस का लाहौर जो मीटिंग हुई थी, ठीक है। सौरोज ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार अभी मैंने आपको बताया था किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली फ्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पर्टिकुलर रिवर बिहार में, इस वजह से इसको बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, ठीक है। ये मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, पूछ भी लिया। मैन मेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो रिसोर्सेज रहते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या, सीधे सीधे मतलब यही मैन मेड से है, कि जो चीजें आपने और हमने बनाई हैं वो रिसोर्सेस, और जो चीजें भगवान ने हमें दी हैं, जैसे कि ये फॉरेस्ट, जैसे कि ये रिवर, मिनरल, ये सभी हमें नेचर से मिले, ठीक है। तो वो वाली बात, फिलहाल आंसर हमें मिल गया होगा कि रोड है इसका आंसर, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ अलग था नहीं, कुछ कठिन था नहीं। मेन रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन का मेन रीजन क्या था, फेल्योर उसका मतलब उसमें हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, बेसिक रीजन पूछ रहा है। द मेन रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, अरेस्ट ऑफ लीडर, चौरी चौरा इंसिडेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कारण मुख्य था फेलुअर का, नॉन कॉपरेशन किस वजह से हमारा फेल रहा। तो पॉपुलेशन पब्लिक सपोर्ट, ऐसा तो नहीं था कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट तो लोग कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस नॉन कॉपरेशन को लीड करने के लिए लीडर्स की जो जरूरत थी, ठीक है, कि बेसिकली किस तरीके से लीड किया जाना है, कोई कैसे, जैसे आप कहीं जाओ ट्रिप पर, अब आपके साथ आपका गाइड ही ना हो, और पहली बार आप वहां गए हो, तो ये मूवमेंट भी पहली बार ही हो रहे थे इंडिया में, से पहले थोड़ा ना कुछ हुआ था, तो वहां पर गाइडेंस की जरूरत थी और गाइडेंस की कमी हुई। चौरी चौरा इंसिडेंट पर वो तो वापस लिया गया था, वो तो बात अलग है, यहाँ तो पूछ रहा है कि फेल क्यों हुआ, तो लीडर्स ही अरेस्ट हो गए, गाइड करने वाला ही नहीं है, तो फिर क्राउड ने अपने अकॉर्डिंग इसको नॉन कॉपरेशन को इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से सत्याग्रह का मतलब समझा, ठीक है। आपने बुक में पढ़ा होगा कि किसान कुछ अलग सोच रहे, किसान जो गरीब किसान थे वो सोच रहे थे कि इस मूवमेंट में हम शामिल हो जाएंगे तो हमें अलग अलग क्या नाम है स्पेसिफिक भूमि, यानी कि भूमि का टुकड़ा मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके ये कुछ लोगों ने अपने हिसाब, व्यापारियों ने सोचा कि उनका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हर किसी ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया इस चीज को, तो कहीं ना कहीं अरेस्ट ऑफ लीडर वुड बी द मेन रीजन, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस फिलहाल हमारे यहाँ पर मतलब इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में, आगे चल सकते हैं।
स्लोगन पूछ रहा है जो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था 1942 के अगस्त 1942। ठीक है, ये वो टाइम था, इसके 5 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया था, है ना, अगस्त 1947 में। फिलहाल पूछ रहा है स्वराज इज माई बर्थ, इंकलाब जिंदाबाद, डू और डाई, वंदे मातरम। तो जब गांधी जी ने देख लिया नॉन कोऑपरेशन 1920 का, फिर क्विट इंडिया, सॉरी क्विट इंडिया नहीं, सिविल डिसोबीडिएंट देख लिया 31 का, जब ये सब देख लिया, सबको उनको समझ में आ गया कि क्या स्थितियां चल रही हैं, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, तो उनको रियलाइज हो गया कि भैया अब चीजें थोड़ा सा हमें ठीक से चला, मतलब बड़े लेवल पर अब चीजें चाहिए, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। उनके रह करके पहले तो गांधी जी इस फेज में थे कि हो सकता है कि इनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं, बट स्टिल अब उन्होंने जो कहा वो कहा क्विट इंडिया मूवमेंट की भारत में स्वराज तभी आ सकता है जब ये अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। डू और डाई, डू और डाई का जो स्लोगन था वो इस क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, याद रहेगा, रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अभी बात की थी ना हमने लिटरेसी रेट की, LR लिख रहा हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की LE लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और किसकी थी, एक और बात थी, लेट मी चेक वन, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन साइज, वैसे तो हेल्थ इश्यूज है यहाँ पर, हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलाकर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए, क्योंकि यही जारी करता है इस HDI को। ठीक है, HDI इंडेक्स, ठीक, मतलब HDI रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो यही सारी चीजें, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यही लेकर के आई कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पर हम किसी कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप नहीं कह सकते। ठीक है, कि अगर आपको, अगर एक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एक अच्छा अमाउंट आपको दे दूं, ठीक है, मान लीजिए ₹1,00,000 मैंने आपको दे दिए, 1 लाख आपको दे दिया और कहा जाओ फॉरेस्ट के वो अमेज़न फॉरेस्ट में मैंने आपको छोड़ दिया, अब आप बताओ उससे क्या करोगे? ठीक है, उससे अब आप उसका यूज क्या करोगे जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं वहां पर, तो उन पैसों का यूज कहाँ करोगे? इसका मतलब बेसिक सी बात है कि सब कुछ इनकम नहीं हो सकता, सब कुछ इनकम नहीं हो सकता। किसी एक कंट्री को डेवलप कहना, वो भी सिर्फ एक पैरामीटर पर, वो भी कौन सा, इनकम। ठीक है, जो कि सही नहीं था, जो यहाँ से इसको जस्टिफाई किया गया। तो फाइनली यहाँ पर फिनिश होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की वीडियो में SST की। तब तक टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।